आप में से शायद ही कोई होगा जिसने आज तक फेमस पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज का नाम नहीं सुना होगा। 6 सीजन तक चले इस क्राइम ड्रामा में थी इंग्लैंड की शेल्बी क्राइम फैमिली, जिनका लीडर था थॉमस शेल्बी। और साल 2026 में आई हमारी आज की मूवी इन्हीं गैंगस्टर्स की कहानी का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1940 से। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और हम जर्मनी का एक कंसंट्रेशन कैंप देखते हैं, जहां कैदियों से इंग्लैंड की करेंसी के नकली पाउंड नोट बनवाए जा रहे हैं। ये नकली नोट अगर सर्कुलेशन में आ गए तो इनसे इंग्लैंड की इकोनॉमी खराब हो जाएगी और जर्मनी को वॉर में इसका बेहद फायदा होगा। इन्हीं नकली नोटों को इंग्लैंड तक पहुंचाने और वहां असली नोटों में मिलाने का काम जॉन बेकेट नाम के एक जर्मन इंटेलिजेंस ऑफिसर को दिया जाता है और वो ये पैसा लेके इंग्लैंड आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में एक हथियारों की फैक्ट्री को देखते हैं, जहां वॉर के लिए हथियार बनाए जाते हैं और इस फैक्ट्री में मोस्टली लेडीज काम करती हैं। इस फैक्ट्री में आज एक लेडी का बर्थडे होता है और सभी उसे बर्थडे विश करते हैं, पर तभी उस फैक्ट्री के ऊपर एक मिसाइल गिरती है और वहां मौजूद सभी लोग जर्मन एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। अगले दिन हम इस शहर से थोड़ी दूर एक बड़े से घर में थॉमस शेल्बी को देखते हैं, जिसे सब टॉमी कहते हैं। और टॉमी ने ही साल 1920 में पीकी ब्लाइंडर्स की शुरुआत की थी, पर अपने दोनों भाई जॉन, आर्थर और फैमिली के कई और मेंबर्स के मरने के बाद टॉमी ने क्राइम की लाइफ से रिटायरमेंट ले ली है और अब वो शहर से काफी दूर रहते हुए अपनी एक बुक लिख रहा है। जॉनी नाम का उसका एक पुराना गैंग मेंबर यहाँ खाना बनाता है और इस घर की टेक केयर करता है और उसे बताता है कि कल रात जर्मन एयरफोर्स ने बर्मिंघम पे बमबारी की थी, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके बाद टॉमी फिर से अपनी बुक लिखने लगता है, पर उसका फोन बार बार रिंग होने लगता है और डिस्टर्ब होके वो फोन की तार निकाल के उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसे घर के बाहर एक छोटी बच्ची नजर आती है और वो अपने घर से बाहर आ जाता है। बाहर जाने पर उसे एक रेड स्कार्फ दिखाई देता है और ये स्कार्फ टॉमी की मरी हुई बेटी का होता है, जो उसे अक्सर नजर आती है। और टॉमी वो स्कार्फ लेके अपने भाई आर्थर की ग्रेव पर रख देता है और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। तभी पीछे से जॉनी आता है और टॉमी से कहता है कि तुम्हारी बहन एडा तुमसे मिलने आई है, जो कह रही है कि उसे कोई अर्जेंट काम है और उसने यहाँ आने से पहले फोन भी किया था, पर फोन कनेक्ट नहीं हुआ। टॉमी एडा को अपने घर के अंदर भी इनवाइट नहीं करता और बाहर गेट पे ही उससे मिलने जाता है, जो अपनी कार में बैठी होती है। अपने घर से बाहर आके टॉमी उसकी कार में बैठता है और एडा उससे कहती है कि हम ये वॉर हार रहे हैं और जर्मन्स रोज रात को हमारे शहरों पे बम बरसाते हैं, जिसमें कई सिविलियंस मर रहे हैं। वो टॉमी से कहती है कि तुम्हारा एक बेटा इंग्लिश आर्मी की तरफ से लड़ने गया हुआ है, पर दूसरा बेटा ड्यूक पीकी ब्लाइंडर्स का नया बॉस बन चुका है और वो अपने गैंग के साथ शहर के लोगों से लूटपाट करता है। और कुछ दिन पहले तो उसने हॉस्पिटल से मेडिसिन और आर्मी के लिए जा रहे राशन और अल्कोहल भी चुरा लिया था। और उसकी वजह से तुम्हारे बनाए हुए पीकी ब्लाइंडर्स का नाम हर जगह खराब हो रहा है और शहर को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, इसलिए वापस आ जाओ और पीकी ब्लाइंडर्स से कहो कि वो शहर के लोगों को तंग ना करें और इस जंग के टाइम में उनकी हेल्प करें। टॉमी एडा को याद दिलाता है कि इलेक्शन जीत के अब वो एक मिनिस्टर बन चुकी है और शहर वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करना उसका काम है। वो कहता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मेरा शहर से दूर रहना ही बेटर है। नेक्स्ट सीन में हम उसी आर्म्स फैक्ट्री को देखते हैं, जहां कल रात जर्मन्स ने बम गिराए थे और वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रही होती है। तभी वहां एक ट्रक में पीकी ब्लाइंडर्स गैंग के लड़के आते हैं, जिनका अब लीडर होता है टॉमी का बेटा ड्यूक। ये लोग फैक्ट्री का शटर तोड़ते हैं और उसमें से बचे हुए हथियार ट्रक में भरने लगते हैं और पुलिस वाले भी इन्हें ये सब करता देख के कुछ नहीं कहते, क्योंकि शहर का पुलिस चीफ भी पीकी ब्लाइंडर से डरता है। इन्हें फैक्ट्री में से हथियार लूटते हुए एक आदमी रोकता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हथियार हमारी आर्मी के लिए हैं और तुम लोग खुलेआम इन्हें चुरा रहे हो। पर ड्यूक उसे पुलिस कमिश्नर का एक लेटर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास इन हथियारों को ले जाने की रिटन परमिशन है, इसलिए बीच में मत पड़। पर इसके बाद भी जब वो आदमी चुप नहीं होता तो ड्यूक उसे पीटने लगता है और उसके गैंग वाले वहां मौजूद और लोगों को भी मारते हैं और सारे हथियार ट्रक में भर के वहां से चले जाते हैं। इस एरिया की पॉलिटिशियन होने के नाते थोड़ी देर बाद एडा अपने बेटे के साथ फैक्ट्री में मरी वर्कर्स को श्रद्धांजलि देने आती है, पर वहां एक लेडी उसे गालियां सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी ही फैमिली के कुछ लोग
अभी हमें पीट के गए हैं और अब तुम फ्लावर्स लेके हम पे हंसने क्यों आई हो। उस लेडी की बात सही होती है क्योंकि पिछले 20 सालों से एडा के फैमिली मेंबर्स ही पीकी ब्लाइंडर्स को चलाते आए हैं, पर ड्यूक की तरह टॉमी या उसके भाइयों ने कभी शहर के आम लोगों को तंग नहीं किया। हथियार लूट के ड्यूक अपने गैंग के साथ वापस गैरिसन बार आता है, जो पीकी ब्लाइंडर्स का फेमस अड्डा है, और उसके गैंग वाले वहां पार्टी करते हैं। तभी जॉन वहां ड्यूक से मिलने आता है और दोनों एक खाली रूम में मीटिंग करते हैं। जॉन उससे कहता है कि मैं जर्मनी से आया हूं, और वो ड्यूक को जर्मनी में छपा एक नकली नोट दिखाता है और कहता है कि इन्हीं नोटों से भरा मेरा एक शिप लिवरपूल के पोर्ट पे खड़ा है और मुझे ये पैसा तुम्हारे बिजनेस के थ्रू पूरे इंग्लैंड की इकोनॉमी में सर्कुलेट करना है, और अगर तुम मेरी हेल्प करो तो इस काम के लिए मैं तुम्हें $70 मिलियन पे करूंगा। जॉन कहता है कि इस वक्त हमारे देशों के बीच वॉर चल रही है और टेक्निकली मैं तुम्हारे देश का दुश्मन हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहो तो पीकी ब्लाइंडर्स के बॉस टॉमी से भी इस ऑफर के बारे में पूछ सकते हो। जो सुन के ड्यूक भड़क जाता है और अपनी पिस्टल निकाल के कहता है कि अब सिर्फ मैं ही पीकी ब्लाइंडर्स का बॉस हूँ और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए अपना देश या इकोनॉमी मैटर नहीं करती और मुझे बस पैसों से मतलब है। नेक्स्ट सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो बाहर से अपने घर आता है और नोटिस करता है कि उसके घर की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, और वो फौरन ड्रॉर में से अपनी हैंडगन निकालता है क्योंकि वो श्योर होता है कि कोई उसके घर में घुस चुका है। अपने स्टडी रूम में उसे एक लेडी दिखाई देती है जो उसकी बुक को पढ़ रही होती है, और टॉमी उस पर गन पॉइंट करके उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर कैसे घुसी। वो कहती है कि मैं तो ये खिड़कियां इसलिए खोल रही थी ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस घर में स्पिरिट्स है और तुम्हें मरे हुए लोग नजर आते हैं। इस लेडी का नाम काउलो होता है, जो एक जिप्सी ट्राइब से होती है, और जैसे ही टॉमी उसके पास आता है उसे जेल्डा दिखाई देती है जो टॉमी की सेकंड वाइफ थी, पर अब वो मर चुकी है। और काउलो कहती है कि मैं जेल्डा की बहन हूँ और मेरी बहन आज भी मुझसे बातें करती है। पहले तो टॉमी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, पर वो टॉमी को याद दिलाती है कि वो जेल्डा से एक जिप्सी गांव के मेले में मिला था और वहीं टॉमी और जेल्डा ने साथ रात गुजारी थी, और ड्यूक तुम दोनों का ही बेटा है। ये सब सुन के टॉमी समझ जाता है कि काउलो उसके बारे में सब कुछ जानती है, और वो कहती है कि मेरे पास मेरी बहन का एक मैसेज है जो वो तुम्हें देना चाहती है। वो कहती है कि यहाँ अकेले बैठ के बुक लिखने से कुछ हासिल नहीं होगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे शहर को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारा बेटा ड्यूक इस वक्त कुछ बेहद बुरे लोगों के साथ काम कर रहा है जिसे तुम्हें रोकना होगा, वरना पीकी ब्लाइंडर्स का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। उधर एडा टॉमी के बेटे ड्यूक से मिलती है और उसे कहती है कि तुम हमारी फैमिली के नाम को खराब कर रहे हो। वो कहती है कि हॉस्पिटल से दवाइयाँ और आर्म्स फैक्ट्री से हथियार चुरा के तुमने बेहद बड़ी गलती की है, और अगर तुम इस फैमिली के मेंबर ना होते तो मैं अब तक तुम्हारी कंप्लेंट कर चुकी होती। ड्यूक उससे कहता है कि तुम्हें जिससे मेरी कंप्लेंट करनी है तुम कर सकती हो, क्योंकि हमारी फैमिली में तो अब मुझे रोकने वाला कोई जिंदा नहीं बचा, और मेरा फादर टॉमी तो पहले ही मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए वो शहर से भी दूर रहता है। इसलिए इन धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं अब इससे भी बड़ा कुछ करने वाला हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद एडा पीकी ब्लाइंडर्स के काफी पुराने मेंबर चार्ली से जाके मिलती है जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है, और एडा उससे कहती है कि मुझे ड्यूक के खिलाफ कोई विटनेस चाहिए, क्योंकि इस वॉर के मुश्किल टाइम में वो सरकारी चीजों को चुरा के बेच रहा है, और क्योंकि पुलिस भी उसके साथ है इसलिए मैं मिलिट्री पुलिस से उसकी कंप्लेंट करूंगी और उसे देश के अगेंस्ट काम करने के लिए अरेस्ट करवाऊंगी। चार्ली उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है कि ड्यूक को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ टॉमी है, और उसके सिवा ड्यूक को कोई सही रास्ते पे नहीं ला सकता, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। उधर काउलो अभी भी टॉमी के घर पे ही होती है, और वो फिर से टॉमी से कहती है कि जेल्डा ने मुझे कहा है कि तुम्हें शहर जाके ड्यूक की हेल्प करनी होगी। टॉमी कहता है कि मैं उस लाइफ में वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं अब पहले वाला टॉमी नहीं हूँ, और वो कहती है कि मैं तुम्हें जेल्डा से मिलवा सकती हूँ जहाँ तुम सालों पुराने वाले टॉमी को फील कर पाओगे। जिप्सी होने की वजह से काउलो के अंदर कुछ पावर्स होती हैं, और वो टॉमी को टच करके उसे उसकी लाइफ के पास में ले जाती है जहाँ वो जेल्डा के साथ होता है और उसे फील कर पाता है। इसी हेलुसिनेशन में वो काउलो के साथ एक रात बिताता है और कन्विंस हो जाता है कि उसे शहर वापस जाना ही होगा। उधर जर्मन एयरफोर्स की बमबारी से बचने के लिए रात को शहर के लोग अंडरग्राउंड टनल्स में आने लगते हैं, और एडा भी वहां आती है और लोगों की हेल्प करते हुए ये अनाउंस करती है कि वो ड्यूक को अरेस्ट करवाएगी ताकि पीकी ब्लाइंडर्स शहर के लोगों को और तंग ना करें, और जिन लोगों ने ड्यूक को हथियारों की चोरी करते हुए देखा था वो सब भी ड्यूक के अगेंस्ट एज अ विटनेस कंप्लेंट पे साइन भी कर देते हैं।
उधर जब सुबह टॉमी सो के उठता है तब तक काउलो वहां से जा चुकी होती है और उसे फिर से अपनी बेटी का वो रेड स्कार्फ दिखा देता है जिसे वो आर्थर की ग्रेव पे ले जाके रख देता है। और इतने सालों बाद टॉमी वापस शहर जाने के लिए रेडी होने लगता है और फिर से पीकी ब्लाइंडर्स की वो कैप और सूट पहन के रेडी हो जाता है क्योंकि अब वो वापस जाने का मन बना चुका होता है। टॉमी सालों बाद गराज से अपनी कार बाहर निकालता है और तभी जॉनी वहां आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले शहर नहीं जाने दूंगा क्योंकि वो शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। जिसके बाद वो टॉमी की कार ड्राइव करके उसके साथ शहर की तरफ जाने लगता है। उधर वही जर्मन आदमी जॉन ड्यूक से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वो आंटी एडा मिलिट्री पुलिस से तुम्हारी कंप्लेंट करने वाली है और उसने तुम्हारे अगेंस्ट विटनेस भी इकट्ठा कर लिए हैं और अगर तुमने उसे नहीं रोका तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा और मिलिट्री के लोग तुम्हें अरेस्ट करके तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे जिसके बाद तुम्हें वो 70 मिलियन भी नहीं मिलेंगे। ये सब सुन के ड्यूक कहता है कि वो अपनी आंटी को संभाल लेगा पर जॉन उसकी बातों से कन्विंस नहीं होता। अगले दिन एडा ड्यूक के खिलाफ रिटन कंप्लेंट लेके अपने बेटे के साथ मिलिट्री पुलिस के ऑफिस जा रही होती है और ड्यूक उसे फॉलो करने लगता है। एक फोन बूथ पे ड्यूक अपनी पिस्टल को लोड करता है और एडा को शूट करने का मन बना लेता है पर एडा उसके फादर की बहन होती है इसलिए वो उसे शूट नहीं कर पाता। इसके बाद वो फिर से एडा को फॉलो करने लगता है पर तभी एडा के सामने एक कार आकर रुकती है और जॉन उसमें से बाहर आता है और उसके पास आके एडा को सर में शूट कर देता है। ड्यूक पीछे से चिल्ला के एडा को वार्न भी करता है पर अब तक बेहद देर हो जाती है और सर में गोली लगने से एडा मारी जाती है और ड्यूक को बेहद बुरा फील होता है। उधर शहर आते हुए रास्ते में तेज बारिश होने लगती है और टॉमी जॉनी को गाड़ी रोकने को कहता है क्योंकि उसे सामने एक लेडी दिखाई देती है। कार से उतरकर टॉमी को एडा की आत्मा दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि उसके बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह एडा भी अब मर चुकी है। जॉनी उसे लेके फौरन शहर पहुंचता है और कुछ पुलिस वाले उसे एडा की डेड बॉडी के पास जाने से रोकते हैं क्योंकि वो अब एक क्राइम सीन है। टॉमी को पता चलता है कि एडा के मर्डर में उसी के बेटे ड्यूक का हाथ है और वो गुस्से से पागल होने लगता है। वो जॉनी को अपनी गन और कार देके उसे हॉस्पिटल जाने को बोलता है जहां एडा का पोस्टमार्टम किया जाएगा और कहता है कि मेरे वापस आने तक एडा की बॉडी के साथ ही रहिए। और जॉनी के मना करने के बाद भी वो अकेले बिना गन के ड्यूक की तलाश में गैरिसन बार की तरफ जाने लगता है। बार के अंदर जाते ही टॉमी म्यूजिक ऑफ कर देता है और सबसे पूछता है कि ये ड्यूक कहाँ मिलेगा। म्यूजिक के ऑफ होते ही सभी अपसेट हो जाते हैं और एक 17-18 साल का यंग इंग्लिश सोल्जर नशे में टॉमी के सामने आता है और कहता है कि अंकल ये म्यूजिक वापस दोबारा ऑन कर दे और अब तुझे मेरे साथ डांस भी करना पड़ेगा। जब टॉमी उसकी बातों पे कुछ रिएक्ट नहीं करता तो वो रिवॉल्वर निकाल लेता है और शहर के पुराने लोग जो अब तक टॉमी को पहचान चुके होते हैं बार के पीछे छुपने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब क्या हो सकता है। टॉमी एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन निकाल के उसे उस लड़की की शर्ट में डाल देता है और वो लड़का अपनी रिवॉल्वर फेंक के बाहर भागता है और बार से बाहर जाते ही एक तेज ब्लास्ट होता है और उस लड़की के टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद टॉमी उस रिवॉल्वर से म्यूजिक प्लेयर उड़ा देता है और उसे ड्यूक के एक साथी पे पॉइंट करके पूछता है कि मुझे अभी ड्यूक की लोकेशन चाहिए। ड्यूक अपना बैग पैक करके शहर से भाग रहा होता है पर तभी टॉमी वहां आ जाता है और उसे पीटने लगता है। टॉमी उसे सुअरों के बीच कीचड़ में गिरा के पीटता है और कहता है कि चोरी तक तो ठीक था पर मेरी बहन को मार के तूने आज सारी हदें पार कर दी और आज मैं तुझे और इस पीकी ब्लाइंडर्स नाम को ही खत्म कर दूंगा। पिटते हुए ड्यूक उससे कहता है कि मैंने नहीं बल्कि जॉन नाम के एक जर्मन आदमी ने उसे मारा है और वो मेरे ही साथ नकली नोटों का बिजनेस करना चाहता है। टॉमी ड्यूक से जॉन का सारा प्लान सुनता है जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और जॉनी से अपनी गन लेके कहता है कि सभी लॉयल और पुराने आदमियों को इकट्ठा करो और मैं अभी एडा के पास ही रहूंगा क्योंकि जिसने भी एडा को मारा है वो मुझे मारने यहाँ जरूर आएगा। जॉनी के वहां से जाने के बाद वो एडा की डेड बॉडी को देखता है और इमोशनल होके ये कबूल करता है कि उसी ने अपने भाई आर्थर को मारा था और उसकी मौत किसी कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। वो कहता है कि आर्थर शराब और ड्रग्स के नशे में बेकाबू हो चुका था इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा पर मुझे इस बात का बेहद अफसोस है और मरने के बाद मैं तुम सबसे जरूर मिलूंगा। तभी जॉन टॉमी को मारने एक गन के साथ हॉस्पिटल के मॉर्ग में आ जाता है क्योंकि टॉमी ड्यूक को उसका काम करने से रोक सकता है पर टॉमी उसके लिए पहले ही रेडी होता है और उसके आते ही वो उस पर फायरिंग करता है। जॉन भी कवर लेके उस पर फायर बैक करता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ पैसों से इस जंग को रोक सकता हूँ और फिर कोई
मिसाइल्स नहीं गिरेंगी और ना ही सोल्जर्स मारे जाएंगे। पर टॉमी उसकी इन बातों में नहीं आता। ड्यूक की गोलियां खत्म हो जाती है और वो घोड़ों का सहारा लेके वहां से भाग निकलता है और टॉमी के हाथों मरने से बच जाता है। टॉमी भी एक घोड़े पर बैठ के वापस शहर में जाता है और उसे इतने टाइम बाद शहर में वापस देख के सभी लोग बेहद खुश होते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद होती है कि इस मुश्किल टाइम में वो उन्हें सेफ रखेगा। उधर काउलो ड्यूक से मिलने आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर से बात करी है और फ्यूचर भी देखा है जिसमें सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए टॉमी जैसा कहता है बस वैसा ही करो। वो ड्यूक को एक बुलेट देती है जिसपे टॉमी का नाम लिखा होता है और कहती है कि सही वक्त आने पर तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि टॉमी को भी अपनी फैमिली की तरह मुक्ति चाहिए और अब वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख के थक चुका है। टॉमी जब वहां आता है तब काउलो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे से बात करी है और वो तुम्हारी बहन के किलर्स को मारने में तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। टॉमी बार के अंदर जाके ड्यूक से मिलता है और उसके साथ ड्रिंक करते हुए उससे कहता है कि हम लिवरपूल जाके उस जॉन और उसके सारे नकली नोटों को बर्बाद कर देंगे, जिसके बाद वो लोग गैंग के पुराने मेंबर्स के साथ एडा की लाश का अंतिम संस्कार भी करते हैं। ड्यूक टॉमी से छुपके जॉन को कॉल करता है और कहता है कि मेरे फादर को पता चल चुका है कि तुम लिवरपूल में हो और वो तुम पे अटैक करने वाला है, पर इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मेरे वो $70 मिलियन रेडी रखना। उधर टॉमी हेडन स्टैग नाम के एक गैंगस्टर से मिलता है जिसका लिवरपूल के पोर्ट और समंदर के रास्ते में दबदबा है और वो उसे सारी सिचुएशन बताता है और उसकी हेल्प मांगता है। स्टैग कहता है कि ये तो हमारे दुश्मन देश के लोग हैं और मैं इस लड़ाई में तेरी हेल्प जरूर करूंगा, जिसके बाद वो टॉमी को लिवरपूल के उस पोर्ट का नक्शा दिखाता है जहां जॉन का जहाज रुका है और वो उनपे साथ में अटैक करने का एक प्लान बनाते हैं। टॉमी कहता है कि तुम सब उन्हें डाइवर्ट करने के लिए सामने बोट से अटैक करोगे, पर मैं नीचे बनी अंडरग्राउंड टनल से अंदर आऊंगा, क्योंकि मुझे जॉन के साथ साथ उसके सारे नकली नोटों को भी खत्म करना है। टॉमी के कहने पर चार्ली पीकी ब्लाइंडर्स के कुछ पुराने मेंबर्स के साथ लिवरपूल जाने के लिए 3 बोट्स तैयार करता है और उधर टॉमी काउलो और कुछ जिप्सी लोगों के हेल्प से टनल के दरवाजे में एक होल करने लगता है और फाइनली एंट्री के लिए एक डोर बनाया जाता है जहां से टॉमी अंदर घुस सकता है। टॉमी के उस टनल के अंदर घुसने के बाद ड्यूक पोर्ट पे जाके जॉन से मिलता है और उसे वो मैप दिखा के अपने फादर का प्लान बता देता है और कहता है कि सामने से 3 बोट भर के मेरा फादर और उसके आदमी तुम पे अटैक करेंगे और तुम्हें उनपे पहले हमला करके उन्हें मारना होगा। जॉन अपने साथ आए जर्मन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि किसी भी बोट को अपनी तरफ आने से पहले ही मार गिराना, पर ड्यूक ने यहाँ झूठ कहा होता है क्योंकि तीनों बोट्स के सारे आदमी बोट से पहले ही हथियार लेके उन बोट से नीचे उतर जाते हैं। सबके उतरने के बाद भी स्टैग बोट से नहीं उतरता क्योंकि उसने अपनी बोट को डायनामाइट से भर दिया होता है और उधर जर्मन सोल्जर्स भी हथियारों के साथ बोट के आने का वेट करने लगते हैं और स्टैग अपने प्लान के अकॉर्डिंग बोट में आग लगा के उससे नीचे कूद जाता है और बोट के पास आते ही उस बोट में तेज ब्लास्ट होता है और जॉन के कई जर्मन सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही जॉन समझ जाता है कि ड्यूक ने अपने फादर के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है और वो ड्यूक को मारने के लिए हैंडगन निकालता है और कहता है कि तुम्हें मुझे डबल क्रॉस नहीं करना चाहिए था। पर तभी एक और जोरदार ब्लास्ट होता है जो टॉमी ने टनल से बाहर आने के लिए किया होता है और टॉमी के आते ही उसके साथी भी हथियारों के साथ उस वेयर हाउस में घुस जाते हैं और जर्मन सोल्जर्स पे धावा बोल देते हैं। ये फायर फाइट काफी देर तक चलती है और टॉमी और उसके साथी जर्मन सोल्जर्स को मारने लगते हैं और अब तक ड्यूक भी भाग के अपने फादर के पास आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को आने में 10 सेकंड की भी देरी होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और टॉमी कहता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ और वो एक लैंड माइन से बना हुआ बॉम्ब लेके उन नकली नोटों की तरफ जाने लगता है। वो उन सेफ्स के बीच में बॉम्ब लगा देता है जिसमें सारे नकली नोट भरे हुए थे और एक बड़े ब्लास्ट के साथ वो सेफ तबाह हो जाते हैं और सारे नोट भी जल जाते हैं। जॉन का सारा मिशन खराब हो जाता है और नोटों को जलता हुआ देख के वो अपनी कार में बैठ के वहां से भागने लगता है, पर तभी टॉमी गन लेके उसके सामने आ जाता है और जॉन उस पे गोलियां चलाता है और उसे पेट में 2 गोलियां लगती हैं, पर टॉमी भी जॉन को सर में शूट करके मार देता है और उसकी कार के सामने खड़ा रहता है क्योंकि अब वो पीसफुली मरना चाहता है। पर ड्यूक टॉमी को कार के सामने से खींच लेता है और कार पीछे क्रैश हो जाती है। 2 गोलियां लगने के बाद अभी भी टॉमी जिंदा होता है और वो ड्यूक से कहता है कि मैं अब इस लाइफ से आज़ादी चाहता हूँ, इसलिए मुझे शूट कर दे। और काफ़ी इमोशनल होके ड्यूक उससे गले मिलता है और उसे
गोली मार देता है। टॉमी की सारी लाइफ का फ्लैशबैक मरने से पहले उसकी आंखों के सामने से गुजरता है और फाइनली वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और ड्यूक पीकी ब्लाइंडर्स के सभी साथियों के साथ अगले दिन टॉमी की बॉडी को क्रिमेट करने जाता है और कार्लो उसे टॉमी की लिखी हुई वो बुक देती है जिसमें टॉमी ने लिखा होता है कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से मिलने वाला है और ड्यूक टॉमी की चिता को आग देता है और इसी के साथ थॉमस शेल्बी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।